हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ पे हम घटना चक्र 2021 की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी कि इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 40 हमारा चल रहा है। आज इसका हम करेंगे लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 4। और जो हम कर रहे हैं चैप्टर, वो है स्थानीय स्वशासन। चलिए गाइज, पहले देखते हैं सिलेबस, देन बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेबस। आप चैप्टर नंबर 1 से हमने जो है स्टार्ट किया है। दोनों साइड आप देखते हुए चलिएगा, और एक भी चैप्टर हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया। अभी जो है हम चैप्टर नंबर 40 चल रहा है हमारा, स्थानीय स्वशासन, और इसका आज हम करेंगे लास्ट पार्ट। तो गाइस, कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, हम उस पर जाएंगे अब। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 111 से करेंगे। 50 के अराउंड क्वेश्चन अब हमारे बचे हैं, जो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73 वे संशोधन में सम्मिलित है। देखिए, तो हमारे पास 3 है, त्रिस्तरीय है, पंचायत की ये बात कर रहा है। तो यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत की बात करी गई है। एक होती है जिला, फिर आपकी होती है क्षेत्र पंचायत, एंड देन उसके ऊपर नहीं सॉरी, सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, फिर होती है क्षेत्र पंचायत, और उसके ऊपर होती है जिला पंचायत। राइट, यानी कि पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, यानी कि 3 2 1 3। ओके गाइज, तो 1 2 3। चलिए, इसने ऊपर से ले दिया है नीचे, तो 1 फिर 2 फिर 3। हम नीचे से ऊपर चल रहे थे, जैसे ऊपर से नीचे है 1 2 3, यानी जिला, फिर क्षेत्र, एंड देन ग्राम होगा। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है कि 73वें संविधान संशोधन आपका कितना 1992 में द्वारा त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत है उसके ऊपर, और उसके ऊपर होती है जिला पंचायत सम्मिलित है। जबकि 74वां जो संविधान संशोधन है वो आपके देखिए उसमें क्या क्या आते हैं। सबसे नीचे होती है नगर पंचायत, उसके बाद होता है नगर पालिका परिषद, एंड उस सबसे ऊपर होता है आपका नगर निगम का गठन का प्रावधान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत के ऊपर अधिकार, मतलब ये किसका विषय है? ये है राज्य सरकार का विषय। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र जो है आर्टिकल 243 ग के प्रावधानों के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब कि विधि कौन बनाता है, यानी कि कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। आर्टिकल 343 ग 2 के अनुसार किसी पंचायत की सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कैसा निर्वाचन? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाते हैं। और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उसकी जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त जो है पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही होंगे। मतलब क्या गाइस, इसने कहा कि जनसंख्या एक ही रहेगी प्रत्येक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यहाँ कौन करता है गाइस? राज्यपाल करता है। चलिए, इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ कुछ नया मिलेगा आपको। इसमें लिखा है छत्तीसगढ़, ये गाइस ये है, देखिए छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, और हर जगह की पंचायत का अपना हिसाब किताब है। तो लिखा है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 127 में खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन के विषय में वर्णन किया गया है, और जिसके अनुसार राज्यपाल जो है खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है, स्थानीय निकाय और राज्य 1999 की स्थिति के अनुसार। अब कैसे 1999 की स्थिति, ये क्वेश्चन आया है 2000 में, सन 2000 में। ठीक है चलो, यहाँ पे देखते हैं गाइस। इसमें लिखा है, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, कहाँ पे? असम में। फिर है मंडल प्रजा परिषद, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। जनजातीय परिषद आपका मिजोरम। फिर इसमें ग्राम पंचायतों का अभाव, मेघालय। वर्तमान में मेघालय मिजोरम दोनों ही राज्यों में क्या है आपका? जनजातीय परिषद और ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। ऊपर की तो बात हो गई थी गाइस, ये हो गई थी पुराने ज़माने की। अभी जो हमने नया देख लिया, लेकिन निम्न राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ठीक है, तो इसमें लिखा है नागालैंड। आइए समझें थोड़ा सा।
देखिए भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड राज्य में जो है पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान आर्टिकल 243M के तहत नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम राज्य पर नहीं लागू होते हैं। ठीक है, हालांकि इन 3 राज्यों में जनजातीय परिषद तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। ठीक है, मतलब देखिए क्या नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पंचायती राज संस्था तो नहीं है, लेकिन जनजातीय परिषद है, ग्राम परिषद है। ठीक है, अस्तित्व में है। कौन कौन से इसने कहा है, देखिएगा इस ऐसे करके बनता है। ये हो गया सिक्किम, यहाँ से ऐसे जाता है, ये आपका मेघालय आता है, यहाँ त्रिपुरा है, मिजोरम, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आप अरुणाचल प्रदेश मान लें, फिर उसके नीचे आता है नागालैंड, उसके नीचे आता है मणिपुर, देन यहाँ पे त्रिपुरा आता है, और ये होता है आपका मेघालय। तो एक आपका ये हो गया नागालैंड, फिर एक छोड़ के दूसरा मिजोरम, फिर एक छोड़ के दूसरा मेघालय। तो इन 3 जगह देखिए एक एक के गैप के साथ ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक दिस, फिर ये वाला छूटा आपका, फिर ये आ गया, फिर त्रिपुरा छूटा है, मेघालय आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं पंचायती समितियों के नाम है। यहाँ पे भारत के संबंधित प्रांतों के नाम लिखा है। चलिए ये भी हम नीचे आ जाते हैं गाइस। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे पंचायती समितियों के नाम लिखे हैं। एक लिखा है जनपद पंचायत, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तालुका परिषद या पंचायत आप कह सकते हैं गुजरात में। फिर है आंचलिक परिषद आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी। फिर लिखा है पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है, यहाँ लिखा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब आप और हम जाके वहाँ पे वोट करते हैं। सदस्यों के लिए भी करते हैं और पंच के लिए भी करते हैं गाइस, है ना। तो यहाँ पे लिखा है पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का माध्यमिक स्तर है, जिसके सदस्य संविधान के आर्टिकल 243(2) के उपबंधों के तहत प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब आप और हम जाके वोट करते हैं। झारखंड में पंचायत समिति का गठन प्रत्येक ब्लॉक के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 32 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 33 के अनुसार इसके निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य उस क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम वाले राज्यसभा सदस्य और उस क्षेत्र के ग्राम के मुखिया इसके पदेन सदस्य होते हैं, जबकि उस क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति में नामित किया जाता है। चलिए देखिए गाइस, ये क्वेश्चन है झारखंड का, कहानी भी झारखंड की। तो अगर आप झारखंड हैं तो इस पर ध्यान, झारखंड के हैं तो ध्यान दीजिए, नहीं है तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने स्टेट का देखिए जाके। लिखा है पंचायत समिति के सदस्य, तो इसने कहा पंचायत सदी, सेम क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम कहानी पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2013 की। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, क्या कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, आपको क्या याद रखना है, ये वाला। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 2007 में यथा संशोधित की धारा 6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए सदस्य और एक प्रमुख शामिल होता है। ठीक है, जबकि उस खंड यानी कि ब्लॉक की ग्राम पंचायत के सभी प्रधान उस खंड के लोकसभा और विधानसभा सदस्य तथा उस खंड की मतदाता सूची में पंजीकृत राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य उसके पदेन सदस्य होते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। आइए समझे, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है गाइस। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। ये ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला
पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिसके नाम क्षेत्र के पंचायत की निर्वाचन सूची में शामिल होते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि इसके लिए सुरक्षित है। चलिए इसकी तो गाइस यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि इसके लिए सुरक्षित है। चलिए हम इसकी पहले क्या करते हैं ना, व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुना जाता है। हालांकि धारा 19 के अनुसार राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित रखे रहेंगे, परंतु इसके चयन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है, सदस्यगण इस स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में प्रावधान है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निलंबन पर क्या होगा, जिला पंचायत का सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 15 दिन के अंतर एक विशेष सत्र आहूत करेगा और संबंधित जिला पंचायत के सदस्य में से एक को सदस्यों द्वारा स्थानापन्न अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, जो निलंबित अध्यक्ष के निलंबन तक उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो सिंपल है गाइस। फिर लिखा है भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है आपका प्रावधान करता है पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निष्पक्ष पंचायत चुनावों को आदेशात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है और इसका उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 343 ट में किया गया है। लिखा है इस प्रकार पंचायत चुनावों को लोकसभा विधानसभा के समकक्ष निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के पदों के रिक्त होने पर उसका निर्वाचन आज्ञापरक किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय स्वशासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये हो गया गलत। स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, बिल्कुल सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं कौन कौन से आयोग हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन के लिए उपबंध आर्टिकल 40 भाग 9 और 9 का, मतलब 9 में है पंचायती राज और 9 का में है नगर पालिका में किया गया है। साथ ही राज्य सूची में भी स्थानीय शासन का उल्लेख है, बिल्कुल। जो आपका स्थानीय स्वशासन है वो आपका किसका विषय है? राज्य सूची का। अतः स्थानीय शासन भारतीय संविधान के तहत परिसंघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र कोटि के रूप में शामिल है। तो गाइस यहाँ पे देखिए 2 आयोग की बात करी गई है। वित्त के उपबंध के लिए तो वित्त आयोग, निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले लिखा है राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए क्या है, मतदाता सूची को तैयार करता है, बिल्कुल। फिर इसमें लिखा है कि राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। फिर लिखा है कि राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए भी निर्वाचन कराता है, ओके। फिर इसमें लिखा है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने और निर्वाचन कराने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर है 1 और 2, क्योंकि आपका ये 3 और 4 गलत है। आइए समझे, तो 3, 4 गलत है गाइस। यहाँ पे देखिए आर्टिकल
243 के अनुसार पंचायतों और 243 या का 1 के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उसके निर्वाचनों के संचालन का अधिरक्षण, निर्देशन, नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। बाकी का जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन था ना, ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का जो अधीक्षण है, निर्देशन है, नियंत्रण निहित होता है, किसमें होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देखिए, पंचायत के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 के तहत किया गया है। तो राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 343 या का यानी कि ZA के प्रावधानों के तहत राज्य के नगरीय निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत कराता है? तो किसके? यहाँ पे 243 के। तो यहाँ लिखा है 243 ZA के में जो है नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन का उपबंध है। 243 या का मतलब आपका ZA के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण आर्टिकल 243 यानी कि के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। नेक्स्ट है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा, मतदान स्थगित नहीं होगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। फिर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ओके, तो वैसे देखिए, हमारा पहला वाला तो गलत है, ठीक है, बाकी दूसरा हमारा सही है। हमारा आंसर है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 46 के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार शेष रह जाने पर जो है सीटों के लिए मतदान स्थगित कर दिया जाएगा और इसी के साथ उस सीट पर चुनाव के लिए नए सिरे से जो है कार्रवाई शुरू होगी। मतलब अगर एक से ज़्यादा है तो स्थगित नहीं होगा, एक ही बचेगा अगर उस सीट पे तो स्थगित हो जाएगा और नई तरीके से फिर से मतदान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक क्या है? रिटर्निंग अधिकारी होता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। फिर लिखा है नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है। चलिए गाइस, इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से आपको अलग लगे वो समझिए वो आपके स्टेट के नहीं ही होंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपके लिए हो सकता है यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए थोड़ा सा टफ सा हो क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ PCS है उसमें ये फ्रीक्वेंटली आता रहता हो या इस तरीके से पढ़ाया जाता हो तो उनके लिए ईजी हो। चलिए यहाँ देख लेते हैं व्याख्या। तो छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के संचालन हेतु राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी और आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक उप जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, ठीक है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत चुनाव के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी भी होगा। फिर लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्राधिकार
से जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार से एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होगा और जो जिला पंचायत के चुनाव के अतिरिक्त अन्य पंचायतों की खाली सीटों को भरने के लिए चुनावों हेतु रिटर्निंग अधिकारी होगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्राधिकार से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता हेतु एक या अधिक व्यक्ति को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। कितना? पंचायत के लिए गाइस आपकी एज होनी चाहिए 21 साल। अगर आप 21 साल के हो चुके हैं या उससे ज़्यादा के हैं तो आप पंचायत चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243(1) के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। तो अभी हमने पढ़ा 21 साल है। लिखा है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ठीक है, तो गैस ये ठीक है, दूसरा सही है। चलिए इसमें थोड़ा सा है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243(4) के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 साल। ठीक है, और किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पहले उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती। ठीक है, यदि वह विघटित नहीं की जाती। चलिए, तो इसमें लिखा है वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। चलिए, तो नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा जब उसका नाम जो है मतदाता सूची में सम्मिलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो देखिए, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है वित्त आयोग का गठन। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243(I) के अनुसार राज्य के राज्यपाल 73rd व संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करेगा। आर्टिकल 243(Y) के तहत यदि वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पूर्वावलोकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है गाइस? तो हमारा आंसर है राज्य का वित्त आयोग। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखें। लिखा है संविधान के आर्टिकल 243(झ) यानी कि I के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। वे वित्त आयोग अनुच्छेद 243(झ) के तहत पंचायतों और आर्टिकल 243(म) के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन कर राज्य सरकार और उसके बीच राजस्व के बंटवारे हेतु अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है और साथ ही यह राज्य द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को समनुदिष्ट किए जाने वाले और उसके द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के निर्धारण के संदर्भ में भी अपनी संस्तुतियां राज्यपाल को देता है और इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 243(I) के। कितना? 243(I) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत
के विषय में संतुति करता है। कौन करता है गैस? अभी हमने देखा राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल 243I के तहत इसे गठित किया जाता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, मतलब देखिए दो तरीके से वित्त आयोग होते हैं, एक संघीय वित्त आयोग होता है, एक राज्य वित्त आयोग है। तो इसने कहा क्या संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। चलिए अभी देखते हैं। फिर लिखा है संविधान के संविधान के 73rd 74th संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। बिल्कुल, चलिए दोनों देखते हैं हम लोग। तो वैसे इसमें व्याख्या देखते हैं। लिखा है संविधान के आर्टिकल 280 के अधीन गठित संघीय वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य वितरित होने वाले करों और संदायों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ साथ राज्य के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरक करने के लिए राज्य की संचित निधियों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय पर भी विचार करता है। तो यहाँ देखिए कथन ए जो है आपका लिखा है गलत है, जबकि आर जो है सही है। तो डी हमारा आंसर होगा। मतलब देखिए इसने कहा आर, ए गलत, आर सही। ठीक है, तो ए में इसने कहा था कि नहीं करता। ठीक है, भूमिका नहीं है। ठीक है, तो जबकि है, होती है, संघीय वित्त आयोग की भी भूमिका होती है, बट इसमें लिखा है नहीं, तो ये हो गया गलत। बाकी ये वाला हमारा सही है। ठीक है, ये क्या है? राज्य का विषय है। आपका पंचायत और जो नगर पालिका है वो राज्य का विषय है। लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक प्राधिकरण है। नहीं, लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ओके, तो गैस देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है कि भारत के निर्वाचन आयोग का रहता है या राज्य के निर्वाचन आयोग का? तो राज्य के रहता है, ना कि भारत के। तो ये गलत हो गया। और पहला वाला जो है हमारा बिल्कुल सही था। चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक प्राधिकरण है। किस आर्टिकल के तहत आता है? अभी हम बार बार देख रहे हैं, 243 में आता है। संविधान 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि जो राज्यों में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है। किसकी है? राज्य के निर्वाचन आयोग की भूमिका है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो अभी देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल है, राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, और जिला पंचायत, चलिए इसको रोकते हैं अभी। तो गाइस आपका है राज्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ए, यानी कि ओके 1, 2 और 3। ठीक है गाइस, जिला पंचायतें भी हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के आर्टिकल 243 ट के तहत है, राज्य वित्त आयोग 243 झ के तहत है, जिला पंचायतें भी हैं हमारी किसके? 243 ख के तहत। क्या है? ये सब एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि राज्य निर्वाचन जो अधिकारी है यानी कि स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद नाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका के संबंध में है? कौन सा भाग? तो देखिए एक भाग 9 पंचायत, 9A नगर पालिका। तो 9A कहाँ है? ये रहा आपका नगर पालिका के लिए। लिखा है भारतीय संविधान का भाग 9A या का नगर पालिका से संबंधित है। संविधान का 74वां संविधान अधिनियम 1992 द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 1 जून 1993 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है कि ये संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। बिल्कुल अनुसूची, ठीक है, यहाँ पे बात हुई अनुसूची जोड़ी गई है। लिखा है कि ये जो है आपका नगर पालिकाओं को नगर पालिका की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। ये नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। कितना आरक्षण? 1/3। ये केवल कुछ निर्दिष्ट
राज्यों में ही प्रयोज्य है। नहीं गाइस, ये हर एक में है, ठीक है। तो ये वाला आपका फोर्थ गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। लिखा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग यानी कि 9 का और 243 त से लेकर 243 या 6 तक जो है 18 नए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स और एक नई अनुसूची यानी कि अनुसूची 12 को जोड़कर नगरों में स्थानीय शासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ है। 74वां संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो पहला ये कि ये जो है त्रिस्तरीय है, ये भी ठीक है। मतलब इसमें सबसे ऊपर है नगर निगम, उसके बाद उसके नीचे आता है नगर परिषद एंड सबसे नीचे आता है नगर पंचायतें। दूसरा इसमें है, इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, हालांकि इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 243 न अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या और कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है तथा महिलाओं को कुल सीटों के न्यूनतम कितना 1/3 यानी कि 33% सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। इसमें जो है SC और ST महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं। नेक्स्ट आपका है ये सभी राज्यों में प्रयोज्य है, मतलब ये नहीं है कि कुछ में है, ये सभी में है, ठीक है। तो चौथा गलत है, बाकी 1 2 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति यानी कि दर्जा दिया गया। तो किससे दिया गया है गाइस, 74वें संविधान संशोधन, तो 74वां, ठीक है। चलिए गाइस, इसमें हम ये सारे पढ़ चुके हैं नोट्स में, ठीक है। मतलब नोट्स में नहीं, अभी हमने पिछली एक व्याख्या देखी उसमें हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको सब मिल जाएगा। फिर इसमें लिखा है किस संविधान संशोधन द्वारा, सेम क्वेश्चन है यानी कि रिपीट हो रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आंसर है 5। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार आर्टिकल 243 प में नगर पालिका, गाइस अगर आपको ऐसे आर्टिकल याद नहीं भी होते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर्टिकल अभी तक नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से आर्टिकल नहीं पूछे गए हैं, कुछ पूछे गए हैं, सारे तो नहीं पूछे गए हैं, तो आप ये नहीं कर पाते हैं तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि नगर पालिका में क्या सबसे निचले स्तर पे होती है नगर पंचायत, देन नगर पालिका परिषद होती है और सबसे ऊपर नगर निगम की अवधि जो है 5 वर्ष नियत की गई है। तो मेयर का कार्यकाल भी कितना हो गया, 5 वर्ष का हो गया। नेक्स्ट है नगर क्षेत्र को जो है निर्धारित करने हेतु निम्नांकित क्या है निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है, ये सही स्थान। तो इसमें है आंसर, इसमें लिखा है जिसमें कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस भी देखें, जो नगर पालिका अथवा नगर निगम और क्या है आपकी छावनी बोर्ड तथा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो चलिए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगर क्षेत्र सीमित आदि शामिल हो, ठीक है, नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो निम्नलिखित 3 शर्तों पर, जो निम्नलिखित किसके अंतर्गत आते हैं, नागरिक क्षेत्र के, जो निम्नलिखित 3 शर्तें एक साथ पूरी करते हैं। पहला, जनसंख्या जो हो न्यूनतम 5000 हो, कार्यशील पुरुष की जो न्यूनतम कितनी 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि कृषि कार्यों में अगर कोई पुरुष है उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर लिखा है जनसंख्या घनत्व कम से कम कितना 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। चलिए
यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 79(2) के अंतर्गत पंचायत छावनी बोर्ड के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय के संबंध में वर्णन किया गया है। तो इसके अनुसार यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य जो है विवाद हो तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी। तो गाइस हमें कितना याद रखना है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी। ठीक है, लिखा है किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो गाइस संबंधित राज्य का राज्यपाल। चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें हालांकि हमने कहा अनुच्छेद नहीं भी पढ़ते हैं तो काम चलेगा। लेकिन नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या अध्यक्ष पद हेतु उसकी जो, चलिए ये छोड़ते हैं हम इसकी व्याख्या देखते हैं गाइस, व्याख्या रटने की याद करने की कोशिश करिए। तो ये छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 34 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए अर्हता दी गई है। देखिए क्या क्या होना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम नगर पालिका मतदाता सूची में है वह चुनाव लड़ने की अर्हता रखता है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको याद होता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा, अध्यक्ष पद हेतु जो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 साल। फिर है पार्षद हेतु जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता। आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है, मतलब अध्यक्ष भी चुना गया पार्षद भी, तो ऐसी स्थिति में 7 दिन के अंदर उसे एक पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो गाइस अब यहाँ से आप जाइए ना ऑप्शंस पे और ऑप्शन देखिएगा और आप टिक लगाइएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो लिखा है अध्यक्ष पद हेतु जो आयु है वो बिल्कुल सही लिखी है, 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पार्षद के लिए 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक है, अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो गया गाइस। तो बी में क्या क्या सही है, 1, 2 एंड 5 सही है। देखिए 1 बिल्कुल सही है, 2 बिल्कुल सही है। तो इसने कहा 1, 2 एंड 5 मतलब कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। लेकिन यह है कि अगर दोनों में 7 दिन के अंदर उसे एक पद से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा नगर पालिका की अवधि की गणना। नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है। तो दोस्तों व्याख्या पढ़नी चाहिए हमें पहले। लिखा है संविधान के आर्टिकल 343 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 36 के अनुसार नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन यानी कि बैठक की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, मतलब पहली बैठक से अगले 5 साल तक के लिए। और किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पहले उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए गठित की जाती है। सपोज कि 5 साल का समय है हमारे पास और कोई नगर पालिका यहाँ पे आके विघटित हो गई, तो जो दूसरी बनेगी वो अगले 2 साल के लिए होगी। फिर उसके बाद लिखा है कि इस प्रकार यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित होती है तो जो नई वाली है वो 3 वर्ष के लिए गठित होगी। ठीक है, टोटल 5 साल होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। लेकिन नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। नहीं गाइस, जो पहली बैठक होती है वहां से की जाती है, तो पहला गलत। दूसरा, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका की अवधि जो है 5 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। इसने कहा यदि नगर पालिका 2 साल में विघटित हो जाती है तो जो नई बनती है वो 3 साल के लिए होती है, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी जाती है तो नई वाली 5 वर्ष के लिए बनती है, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है।
तो गाइस इसकी व्याख्या देखते हैं सबसे पहले। तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में वर्णन किया गया है। तो इसके अनुसार सामान्य मतदाताओं द्वारा जिन्हें प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर मतदान में भाग लिया है उसकी आधी से अधिक की संख्या ने यदि प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत दिया है तो अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। दूसरा इसमें लिखा है परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा ही प्रत्यावर्तन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी। फिर अध्यक्ष के निर्वाचित होने के 2 वर्ष बाद ही प्रत्यावर्तन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, तथापि उसके पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। चलिए इसका देखते हैं एक बार यहाँ। तो पहला इसमें लिखा है कि परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। ठीक है। दूसरा लिखा है परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्य के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा जो है प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है 3/4 सदस्य और यहाँ लिखा है निर्वाचित सदस्य। ठीक है। और हम क्या पढ़ के आए हैं यहाँ पे, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ना कि सदस्य। तो पहला वाला हमारा हो गया गलत, दूसरा वाला हमारा हो गया सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्रवाई करेगा। तो भाई बहुमत वाली बात नहीं है इसमें। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर, देखिए यहाँ पे परिषद बहुमत से, ठीक है, यहाँ लिखा है सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो आपका 4th वाला सही है। ठीक है। 5th में लिखा है सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। या तो वैसे ये गलत है हमारा। ठीक है, पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ये सही है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे लिखा है चलिए इसमें, और दूसरा लिखा है पूरे कार्यकाल में जो है 2 बार प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा सकती है, जो कि गलत है। 2 बार नहीं है, 1 बार करी जा सकती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पूरे कार्यकाल में केवल 1 बार, ना कि 2 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। तो पहले हम देखेंगे कौन से। तो ये छत्तीसगढ़ PCS का आया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ वाले बच्चे ज़्यादा इस पर ध्यान दें, और बाकी अगर आप यूपी के हैं, बिहार के हैं तो इतना नहीं है। तो गाइस आप इसको खुद से एक बार, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं नहीं हैं तो एक बार इसको अगर आप पढ़ना चाहें इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और स्किप करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। हम इसकी व्याख्या आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आप बिहार और यूपी के हैं तो, उत्तराखंड राजस्थान के हैं तो, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा। तो देखिए फिर से आपका छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, हम सीधे व्याख्या पढ़ते हैं। लिखा है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 की उपधारा 2 के खंड बा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पार्षद चुना गया है तो और नगर पालिका परिषद के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करता है तो जिलाधिकारी उसे पद से हटा देगा। अब ये देखिए अपना उत्तर प्रदेश का है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है जो उस नगर क्षेत्र के वार्ड के निर्वाचक भी हो। ठीक है, होते हैं। ठीक है, तो कैसे, हाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है
और यहाँ क्या लिखा है, नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ठीक है, जितने भी निर्वाचक हैं उसके द्वारा। तो आपका यहाँ लिखा है गाइस सभी वयस्कों द्वारा, वहाँ सभी निर्वाचकों द्वारा, तो हमारा ये हो गया गलत। दूसरा हमें बताया है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तो गाइस अपने नगर क्षेत्र में वार्ड के निर्वाचकों में से, तो ये आपका सही है, ठीक है। बाकी आप एक बार फिर से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है कि निम्न युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं यानी कि गलत है। तो लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में आपकी नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद है। तो गैस यहाँ पे क्या है, गाजियाबाद में एक्चुअल में क्या है, नगर निगम है, ठीक है, और काकोरी में नगर पंचायत है, बाकी सही है। तो इसमें लिखा है, आगे बढ़ते हैं, जो मतलब सिर्फ गाजियाबाद वाला गलत है, नगर पालिका परिषद की जगह क्या है, नगर निगम है। चलिए, संविधान के 73वें 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। तो गाइस देखिए 73rd एंड 74th, तो किसके लिए, तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, जिला नियोजक समिति के लिए, राज्य वित्त आयोग के लिए, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड के लिए। कुछ ज़्यादा हो गई कैसी, देखिए इसमें है 1, 2 एंड 3, यानी कि आपका राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य नियोजन समिति हो गई, सॉरी जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग हो गया। चलिए एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें लिखा पंचायतों के लिए संविधान की 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्न के प्रावधान है। तो राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल आप देख लीजिए, वित्त आयोग का है, जबकि नगर पालिकाओं के लिए 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्न के प्रावधान है। क्या क्या है, राज्य, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, ठीक है, पहले वाले में। दूसरे में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला नियोजन समिति, ठीक है, यानी कि नगर पालिका वाले में 74वें संविधान संशोधन। यहाँ लिखा है कि संविधान 73rd संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की जो है व्यवस्था करता है। पहला लिखा है इसमें जिला योजना समिति का गठन करने, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करें। तो गाइस हमारा आंसर है 2 एंड 3। चलिए तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले से पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है RASRTS राजस्थान का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसमें उपबंध है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, जैसे राजस्थान में 25 है, बिहार 34, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 40 है, छत्तीसगढ़ में 20 है। चूँकि प्रश्न राजस्थान का है तो 25 है और 20 जो है निर्वाचित होते हैं और 5 उसमें होते हैं पदेन या मनोनीत होते हैं सदस्य। लिखा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन है। झारखंड PCS का क्वेश्चन है। आर्टिकल है आपका जिला योजना समिति की बात कर रहा है तो आर्टिकल 243ZD है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे है 1, 2, 3 सभी, यानी कि नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत एंड क्षेत्र पंचायत, इन सभी को किया जाता है। तो वैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्र के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961, नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, आईएएस का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे स्टेट में नहीं आएगा, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा गाइस, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आईएएस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य। चलिए इसे पढ़ते हैं। तो जो नरेगा है, अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था और इसे 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित किया गया था। इसे 2 फरवरी 2006 से लागू कर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा कर दिया गया। तो इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो जिसमें क्या होगा, वयस्क सदस्य कार्य करने के इच्छुक हैं। ठीक है, लिखा है महात्मा गांधी यानी कि मनरेगा में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? तो आपकी किसकी होती है गैस? ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत देखती है। तो मनरेगा योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एक विकास योजना तैयार करेगी और मांग के अनुसार कार्य के क्रियान्वयन एवं निष्पादन के लिए जो है स्वयं उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो देखिए कुछ नया है, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP देश में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए वर्ष 1952 में पायलट आधार पर शुरुआत किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो वर्ष 1953 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 के कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर हो गया खत्म।